Good morning, everyone. Good morning, Shivani. Good morning, Sanjana. Good morning, Uttishna. Good morning, Tanu. Good morning, Kashish. Good morning, Krishna. Good morning, Kamini. Good morning, Sandhya. Good morning, Kashish. Good morning, Madhu. Good morning, Adarsh. आज इवनिंग से एनिमल किंगडम का टेस्ट है, तो रिवाइज कर लेना सभी। काफी टाइम मिल गया है और मार्क्स कम नहीं आने चाहिए, ठीक है। ये मत बोलना कि रिवाइज नहीं किया था। वो बड़ा चैप्टर है, उस हिसाब से आपको काफी टाइम मिल चुका है अब। और उसके बाद के लिए जो है रिप्रोडक्शन वाली जो यूनिट है क्लास 12 वो रिवाइज कर लेना, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है। तो उसमें हमने कुछ चीजें पढ़ ली थी, तो वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रेशर के बारे में हमने देखा था, एंड उसके बाद प्रेशर की कुछ यूनिट्स, फिर प्रेशर एट डेप्थ हमने देखा था, क्या क्या वेरिएशन होती है, ठीक है। और फिर हमने पास्कल्स लॉ देखा था कि सेम हाइट पर या सेम डेप्थ पर जो है, अगर सेम मतलब क्या है अलग अलग पॉइंट से, तो उन पे क्या होगा, प्रेशर सेम होगा, ठीक है। फिर ये देखा था हमने हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, ये सब पढ़ा था। फिर ओपन ट्यूब मैनोमीटर पढ़ा था, और आपका पढ़ा था हमने एक मरकरी बैरोमीटर पढ़ा था, ठीक है। तो मरकरी बैरोमीटर हो गया, मैनोमीटर हो गया, हाइड्रोलिक मशीन हम लोग पढ़ रहे थे। और इसमें फिर हमने जो है इसके आगे बर्नौलीज इक्वेशन पढ़ ली थी, ठीक है। स्ट्रीमलाइन फ्लो हमने लास्ट क्लास में करा था आई थिंक। ओके, फिर बर्नौलीज प्रिंसिपल हमारा कंप्लीट हो गया था। बर्नौलीज इक्वेशन का डेरिवेशन मैंने आपको बता दिया था कैसे होना है। उसके बाद हमने जो बिल्कुल लास्ट क्लास में किया था वो स्पीड ऑफ एफ्लक्स किया था, ठीक है। तो स्पीड ऑफ एफ्लक्स में हमने क्या देखा था कि लाइक एक टैंक है और उसको हमने ऊपर से बंद कर रखा है, उसमें पानी है या कोई भी लिक्विड है, एंड वो किसी छोटे से स्मॉल होल से निकल रहा है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। तो टॉरिसेली ने क्या बताया था कि भाई ये जो वेलोसिटी है, हम बिल्कुल ग्रेविटेशन वाली जो इक्वेशन होती है वेलोसिटी निकालने की, किसके केस में, फ्री फॉलिंग बॉडी के केस में उतने के बराबर आती है। तो v1 की वैल्यू हमारी √2gh के बराबर आई थी, ठीक है। और उसके बाद जो है हमने डायनेमिक लिफ्ट का केस पढ़ा था। डायनेमिक लिफ्ट बेसिकली क्या था कि जब वेलोसिटी में डिफरेंस होता है तो क्या होता है, प्रेशर में डिफरेंस क्रिएट होता है। प्रेशर में डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से क्या होता है, कोई भी चीज लिफ्ट होने लग जाती है। जैसे हमने देखा था एयरक्राफ्ट का विंग हो गया, या अगर कोई बॉल है वो स्पिन करते हुए जा रही है, तो उस वो क्या होगी, अपने पास से डेविएट हो जाएगी। तो ये मैंने आपको यहाँ पर बताया भी था, ठीक है। कहाँ लिखा था वो, ये लिखा था ना मैंने कि मोर क्राउड ऑफ स्ट्रीमलाइंस ऑफ एयर, जहाँ पे एयर या विंड की स्ट्रीमलाइन ज्यादा होंगी, यानी कि ज्यादा क्वांटिटी होगी, ज्यादा वॉल्यूम होगा। मतलब ये है कि ज्यादा अगर स्ट्रीमलाइंस है तो ज्यादा वॉल्यूम होगा, ज्यादा वॉल्यूम का मतलब ज्यादा वेलोसिटी होगी वहां पे। ज्यादा वेलोसिटी का मतलब क्या है, लेस प्रेशर होगा एज पर बर्नौलीज इक्वेशन। और लेस प्रेशर अगर ऊपर है और ज्यादा प्रेशर नीचे की तरफ है किसी भी सरफेस के, तो क्या होगा, नीचे से जहां पर भी मतलब नेट फोर्स जो लगेगा वो नेट प्रेशर की वजह से लगेगा। तो नीचे अगर ज्यादा प्रेशर है तो नेट प्रेशर नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में होगा, इस वजह से नेट फोर्स ऊपर की तरफ होगा, एंड उससे क्या होगा, एक लिफ्टिंग इफेक्ट आएगा, और जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नस इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया था। ओके, तो ये हो गया। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। इसी के बेसिस पर है, मैग्नस इफेक्ट के बेसिस पे। तो क्वेश्चन है, अ फुली लोडेड बोइंग एयरक्राफ्ट हैज अ मास ऑफ 3.3 इंटू 10 की पावर 5 केजी, ठीक है। तो पूरे एयरक्राफ्ट का जो मास है या प्लेन का जो मास है वो कितना, 3.3 इंटू 10 की पावर 5 केजी। इट्स टोटल विंग एरिया इज 500 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका जो विंग है, ठीक है, इसका जो पर है एयरप्लेन का, इसका जो एरिया है वो कितना, 500 मीटर स्क्वायर है। इट इज इन लेवल फ्लाइट विद स्पीड ऑफ 960 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसकी स्पीड दे रखी है
एस्टिमेट द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड अपर सर्फेसेस ऑफ द विंग। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि भाई आपको जो है P1 माइनस P2 की वैल्यू निकालनी है, मतलब नीचे जो प्रेशर है विंग के और ऊपर जो प्रेशर है, क्योंकि प्रेशर का डिफरेंस होगा, अभी हमने देखा कैसे होता है। तो वो जो प्रेशर का डिफरेंस है, पहली चीज तो आपको वो कैलकुलेट करनी है यहाँ पे। उसके बाद है एस्टिमेट द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ एयर ऑन द अपर सर्फेस ऑफ द विंग रिलेटेड टू द लोअर सर्फेस, यानी कि जो यहाँ पर आपका फ्रैक्शनल इंक्रीज आएगा, फ्रैक्शनल इंक्रीज का मतलब कि कितने गुना यहाँ पर जो स्पीड है वो आपकी एयर की इंक्रीज हुई है अपर वाले सर्फेस पे एज कम्पेयर टू द लोअर सर्फेस। ठीक है, और आपको डेंसिटी यहाँ पर दी है एयर की जो कि 1.2 kg पर मीटर क्यूब है। तो अब इसे यहाँ पर हम लोग कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। द वेट ऑफ द बोइंग एयरक्राफ्ट इज बैलेंस्ड बाय द अपवर्ड फोर्स ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका वेट होगा, यानी कि अगर हम इसके mg की बात करते हैं, वेट की बात करते हैं, तो वो आपका किससे बैलेंस हो रहा होगा? अपवर्ड फोर्स की वजह से बैलेंस हो रहा होगा। और ये अपवर्ड फोर्स क्यों आ रहा है? प्रेशर डिफरेंस की वजह से आ रहा है, मैग्नस इफेक्ट के। ठीक है, तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा जिसकी वजह से फोर्स जो विंग है उनके ऊपर ऊपर की तरफ लगेगा, और जितना फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा वो किसको बैलेंस कर रहा होगा? वेट को बैलेंस कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका ये जो इसकी वैल्यू इन्होंने दी हुई है, किसकी दी है? डेल्टा पी बाई ए निकाला है। ठीक है, अच्छा, तो मतलब ये है कि इसमें जो आपका वेट हो गया वो किसके बराबर होगा? फोर्स के बराबर होगा। और फोर्स किसके बराबर होगा? mg के बराबर होगा। और मास आपको दिया हुआ है यहाँ पे 3.3 इंटू 10⁵ kg। ठीक है, ये दिया हुआ है। और यहाँ पे ये वाला जो फोर्स है ये आपका किसके बराबर होगा? ये आपका डेल्टा पी इंटू ए के बराबर होगा। ठीक है, जैसे प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो फोर्स की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो उन्होंने क्या ले लिया? डेल्टा पी इंटू ए ले लिया। ठीक है, तो डेल्टा पी यानी कि चेंज इन प्रेशर कितना हो रहा है, अपलिफ्टिंग प्रेशर कितना आ रहा है और कितने एरिया के ऊपर आ रहा है, उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें नेट फोर्स की यहाँ पर वैल्यू जो है वो उसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, और नेट फोर्स हमारा mg के बराबर है, तो ये इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, डेल्टा पी इंटू ए इज इक्वल टू 3.3 इंटू 10⁵ kg इंटू 9.8, ये हो गई हमारी किसकी वैल्यू? m इंटू जी की वैल्यू, मास इंटू स्मॉल जी। और अगर हम यहाँ से डेल्टा पी की वैल्यू निकालते हैं तो हमें ये पता है कि भाई ये तो mg की वैल्यू है, और इसके नीचे हम क्या लेंगे? देखो डेल्टा पी अगर मैं इस फॉर्मूले में निकालता हूँ तो क्या मिल जाएगा मेरे को? f बाई ए मिल जाएगा। तो f बाई ए का मतलब है f तो इतना हो गया mg फोर्स, ठीक है, जो कि उसके प्लेन के वेट के बराबर है, और डिवाइडेड बाय एरिया, तो एरिया ऑफ जो टोटल विंग, जो टोटल आपका विंग का एरिया वो 500 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो ये आपको दिया जो है वो आप ध्यान यहाँ रखना कि यहाँ पर ये लिखा था कि टोटल विंग एरिया। टोटल का मतलब है कि दोनों जो विंग्स होंगे एरोप्लेन के या एयरक्राफ्ट के, उसका टोटल एरिया 500 दी। ठीक है, अगर यहाँ पे ये लिखा होता कि भाई एक विंग का एरिया इतना है तो आपको 2 से मल्टीप्लाई उसको करना पड़ता, तब आपको पहले 2 विंग्स का एरिया मिलता। तो ये हमको टोटल एरिया दिया, तो टोटल एरिया से जब आप डिवाइड करोगे तो आपको प्रेशर की वैल्यू यहाँ पर मिल गई। ठीक है, अब उसके बाद लिखा है वी इग्नोर द स्मॉल हाइट डिफरेंस बिटवीन द टॉप एंड बॉटम साइड्स। ठीक है, तो ये हमें इग्नोर करना ही पड़ता है। ठीक है, ये जो हाइट का डिफरेंस होता है नीचे वाले सरफेस के और ऊपर वाले सरफेस के, मतलब थिकनेस जो है किसकी? विंग की, वो हमें इग्नोर करनी पड़ती है, तभी हम प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर हम यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू निकालते हैं तो ये आपको पता है प्रेशर की जो वैल्यू ये कहाँ से आ रही है? ये आ रही है हमारी बर्नौलीज इक्वेशन से। ठीक है, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू कितना हो गया? रो बाई टू वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर। तो ये हो गई हमारी प्रेशर की वैल्यू, क्योंकि प्रेशर की जो वैल्यू है, मतलब ये जो क्या बोलते हैं, जो हमारी बर्नौलीज इक्वेशन है वो क्या होती है? पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो, क्या होता है ये? हाफ रो वी स्क्वायर आई थिंक, फिर क्या होता है? रो जी एच होता है। यस सर। हाँ ठीक है, रो जी एच होता है ना फिर। तो ये हो गया रो जी एच, और ये होता है आपका तीनों कांस्टेंट के बराबर, और अगर आप ये वन वैल्यू ले रहे हो तो इज इक्वल टू 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, पी वन प्लस हाफ रो वी वन स्क्वायर प्लस रो जी एच वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी टू प्लस हाफ रो वी टू स्क्वायर प्लस रो जी एच टू। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, इन्होंने पहले ही बोल दिया कि भाई हाइट का डिफरेंस बहुत ही स्मॉल है, उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो एच वन इज इक्वल टू एच टू हो जाएगा, तो ये दोनों तो देखो यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे इस इक्वेशन में। और हमारे पास बचा क्या? इतनी इक्वेशन बची। और जनरली हम यही यूज करते हैं जब भी हम प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने देखा था जो मैं आपको बता रहा था ना, यहाँ पे जब मैंने आपको ये चीज एक्सप्लेन की थी, तो मैंने यहाँ पर भी ये हाइट का जो डिफरेंस है वो नेग्लेक्ट किया था कि H1 और H2 हम लगभग लगभग सेम लेते हैं, इसलिए H1 और H2 यहाँ पर बर्नौलीज इक्वेशन से कैंसिल हो जाते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पर जो एक्सप्रेशन बचता है वो क्या बचता है? P1 प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो वी टू स्क्वायर।
तो आप इसमें क्या कर सकते हो, आपने क्या करा, ये जो P1 है माइनस P2 कर दिया, P2 को लेफ्ट साइड में ले गए, और हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस लेफ्ट में जो आपका हाफ रो V1 स्क्वायर है वो राइट साइड में ले जाओगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो P1 माइनस P2 एक्चुअली में क्या है, डेल्टा P की वैल्यू और हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर, इसमें से आप हाफ रो कॉमन ले लोगे और ब्रैकेट में आपके पास क्या बचेगा, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बचेगा। और यही इक्वेशन आप देख सकते हो आपके पास ये लिखी हुई है कि डेल्टा पी की वैल्यू क्या है, रो बाई टू, यानी कि हाफ रो बोल लो या रो बाई टू एक ही बात है, ब्रैकेट में V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो चाहो तो इस फॉर्मूले को याद भी रखना, क्योंकि हमेशा जब भी विंग का केस आएगा, एयरक्राफ्ट के विंग का केस आएगा या हेलीकॉप्टर के विंग का केस आएगा, तो आप यही फॉर्मूला कैलकुलेट करोगे प्रेशर डिफरेंस के लिए, क्योंकि हाइट को हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, और ये फॉर्मूला आया कैसे वो भी मैंने आपको बता दिया। तो डेल्टा पी की वैल्यू इतने के बराबर हो गई। अब हमें निकालना क्या था, यहाँ पे दूसरी चीज जो हमें निकालनी थी, क्या निकालना था, एस्टिमेट द प्रेशर डिफरेंस, ये हो गया एस्टिमेट द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ द एयर ऑन द अपर सरफेस। तो हमें स्पीड में ये बताना है कि कितना इंक्रीमेंट आया है। ठीक है, तो यहाँ ये लिखा है इन्होंने कि V2 इज द स्पीड ऑफ द एयर अबव द अपर सरफेस। ठीक है, तो ये क्या है, आपका अबव द अपर सरफेस है, और V1 जो है वो आपका अंडर द बॉटम सरफेस है। ठीक है, तो V2 वाली स्पीड आपकी विंग के ऊपर वाली हो गई और V1 जो वो आपकी नीचे वाली हो गई। तो V2 माइनस, अब ये क्या कर सकते हैं, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपको पता होना चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। जैसे आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर करते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसी तरीके से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो यही इन्होंने करा, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर को क्या लिख लिया, V2 प्लस V1 मल्टीप्लाइड बाय V2 माइनस V1। तो V2 माइनस V1 आपका ये रहा। ठीक है, और बाकी लेफ्ट हैंड साइड में ये 2 डेल्टा पी हो गया, और नीचे रो इंटू V2 प्लस V1 आ गया। क्लियर है, और ये V2 प्लस V1 क्या है, और ये एक्चुअली में क्या है, ये आपकी एवरेज स्पीड है। ठीक है, V2 प्लस V1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये इन्होंने लिखा है, देखो V एवरेज यहाँ पर लिखा हुआ है V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2, ये आपको दिए 960 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसमें ये लिखा था ना, इट इज इन लेवल फ्लाइट विद स्पीड ऑफ 960 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो है ये आपकी किसके, ये मतलब फ्लाइट की स्पीड है, और यही आपका V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2 है, यानी कि एवरेज स्पीड है। तो ये आपने देखा, तो ये आपको मीटर पर सेकंड में अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो क्या आप इसको कन्वर्ट कर लोगे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, तो आपको 267 मीटर पर सेकंड मिल जाएगा। अब ये जो हमारे पास फॉर्मूला आया था लास्ट में, इसमें आपने क्या करा, V2 प्लस V1, या जो ये V1 प्लस V2 है डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू आपने रख ली। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जब आप यहाँ पर रख लोगे तो आपको जो है ये मिल जाएगा, या आपने V एवरेज को इधर साइड में लिया, या इन्होंने क्या करा है बेसिकली, इन्होंने V एवरेज को दोनों तरफ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो कुछ करना नहीं है आपने, हमारे पास ये जो फॉर्मूला है ना V2 माइनस V1, ये यहाँ पर लिख देता हूं मैं, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 2 डेल्टा P डिवाइडेड बाय रो V2 प्लस V1, ये था। अब इसको इन्होंने लिख के लिया है V2 माइनस V1 इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन रो, और ऊपर वाला जो 2 है वो मैं यहाँ ले आऊंगा इसके नीचे, तो V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। अब ये V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2, यही आपका क्या है, V एवरेज है, जिसकी वैल्यू क्या है आपके पास 267 आई है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास 267 आ गई। तो यहाँ पर जो है आपको V2 माइनस V1 की वैल्यू जो वो कैलकुलेट होकर यहाँ पर मिल जाएगी। V2 माइनस V1 इज इक्वल टू डेल्टा P की वैल्यू हमने ऊपर कैलकुलेट कर ली थी, जो कि 6.5 इंटू 10 की पावर 3 के बराबर है। रो हमें दिया हुआ है 1.2 kg पर मीटर क्यूब दिया हुआ था, और तीसरी चीज जो है, जो कि आपका एवरेज है, जो कि आपका एवरेज स्पीड है वो कितनी है, 267 मीटर पर सेकेंड है। तो जब आप ये कैलकुलेट करोगे तो आपको V2 माइनस V1 जो है वो यहाँ पे जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 0.8 के आसपास मिल रहा है, 0.08। ठीक है, तो ये आपको मिल रहा है V2 माइनस V1 इज इक्वल टू, ठीक है, इन्होंने बेसिकली क्या करा है, अच्छा ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर जो है V2 माइनस V1 अपॉन V एवरेज की वैल्यू निकाली है। ठीक है, तो इन्होंने इस तरीके से निकाला है कि आपको जो यहाँ पर फ्रैक्शनल इंक्रीज मिल रहा है वो 0.08 इस तरीके से मिल रहा है। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा है कि V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई V एवरेज की वैल्यू निकाली है, जो हमें 0.08 मिल रही है। तो इसका मतलब ये है कि एवरेज स्पीड के कंपैरिजन में यहाँ पर जो आपका इंक्रीमेंट आया है किसमें, वेलोसिटी में, V2 माइनस V1, वो इन्होंने निकाला है फ्रैक्शनल इंक्रीज। तो आप ये ध्यान रखना कि फ्रैक्शनल इंक्रीज जब भी आपसे कैलकुलेट करने को बोला जाएगा
तो एक्चुअली में वो v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई v एवरेज की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो आप ये कैलकुलेट कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो v2 माइनस v1 है, और यहाँ पे अगर आपके जैसे ये हमारे पास आया था v एवरेज, इसको हटा देता हूं मैं, ठीक है। तो v2 माइनस v1 इज इक्वल टू डेल्टा पी रो, और ये जो v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2 है, ये आपका कितना हो गया, v एवरेज हो गया। तो अब इन्होंने करा क्या है कि दोनों तरफ v एवरेज से डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई v एवरेज अगर आप करोगे, और इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन रो, इधर भी v एवरेज से अगर डिवाइड करोगे तो v एवरेज इंटू v एवरेज का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हो गया v एवरेज का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से करा है, और ये जो चीज इन्होंने कैलकुलेट करी है, ये आपका क्या फ्रैक्शनल इंक्रीज है आपका किसमें, स्पीड में, ऑन द अपर सरफेस रिलेटिव टू द लोअर सरफेस। तो ये इसे कहेंगे हम फ्रैक्शनल। तो ये ध्यान रखना कि लाइक कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है एंड उसमें आपसे क्या पूछा जाता है कि फ्रैक्शनल इंक्रीज कितना होगा, ठीक है। क्वेश्चन में जैसे लिखा था कि फ्रैक्शनल इंक्रीज कितना है स्पीड ऑफ द एयर ऑन द अपर सरफेस एज कंपेयर टू द लोअर सरफेस, तो उसका मतलब होगा v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय जो उसका एवरेज स्पीड होगा। तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शनल इंक्रीज बोलेंगे, ठीक है। तो इसकी जो इन्होंने वैल्यू कैलकुलेट करी है यहाँ पे, जो कि डेल्टा पी डिवाइडेड बाय रो ब्रैकेट में वी एवरेज स्क्वायर, तो ये आपकी 0.08 आ गई, ठीक है। तो यहाँ ये लिखा है कि द स्पीड ऑफ अबव द विंग नीड्स टू बी ओनली 8% हायर देन दैट बिलो। तो 0.08 को इन्होंने क्या करा, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो ये आपका बन जाएगा 8%। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि भाई जो आपका ये विंग रहेगा ना, मतलब वो आपका कुछ इस तरीके से रहता है, ठीक है, विंग। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है कितनी, यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है वो मान लो इन्होंने v2 कही थी, और नीचे की तरफ इन्होंने कही थी वेलोसिटी v1। तो ये यहाँ पर ये बोलना चाह रहे हैं कि v1 के कंपैरिजन में जो v2 वाली वेलोसिटी है वो आपकी 8% ज्यादा होनी चाहिए, सो दैट कि आपका जो एयरक्राफ्ट है वो लिफ्ट कर पाए ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 8% जो वेलोसिटी है वो नीचे जो सरफेस है उससे ज्यादा होनी चाहिए एज कंपैरिजन ऊपर वाले सरफेस पे जो आपकी विंड फ्लो हो रही है या जो एयर फ्लो हो रही है, उसकी वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। तो अगर 8% होती है या उससे ज्यादा होती है तो आपका जो एयरक्राफ्ट है वो लिफ्ट हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है। और इसी तरीके से क्वेश्चन में आपको क्या दिया जा सकता है, आपको इस फ्रैक्शनल इंक्रीज की वैल्यू भी दी जा सकती है। यानी कि ये बोल देंगे कि भाई फ्रैक्शनल इंक्रीज की वैल्यू मान लो 10% है, तो 10% का मतलब क्या होगा कि v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई v एवरेज की जो वैल्यू है वो आपके पास 0.10 के बराबर है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना कि फ्रैक्शनल इंक्रीज का मतलब यहाँ पर क्या है। ठीक है, क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन? Yes, sir. किसी को कोई डाउट है इसमें? Yes. बोलो। बोलो, कोई कुछ बोल रहा था क्या? चलो फिर ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा ये वाला जो टॉपिक है पूरा खत्म हो गया, ठीक है। तो इसको चाहो तो नोट करके रखना, फ्रैक्शनल इंक्रीज क्या होता है, मे बी क्वेश्चंस इसके ऊपर आ सकते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो इंपॉर्टेंट है। तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारे पास विस्कोसिटी, ठीक है। तो विस्कोसिटी बेसिकली क्या होता है, इसे हम अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो हम ये बोल सकते हैं कि विस्कोसिटी बेसिकली क्या है, जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है किसके बीच में, फ्लूइड की लेयर्स के बीच में, उसी को हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं, ठीक है। और विस्कस का मतलब क्या होता है कि जो चीज, जो लिक्विड या जो फ्लूइड ज्यादा गाढ़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं, विस्कस, ज्यादा मतलब उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, ठीक है। तो मतलब ये है कि जैसे आप हनी लोगे और वाटर लोगे, ठीक है, तो जब आप उसको फ्लो करवाओगे तो फ्लो करवाते टाइम जो है हनी बहुत धीरे धीरे फ्लो करेगा बिकॉज उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है। लेकिन जो पानी है, पानी को अगर आप फ्लो करवाते हो तो वो तेजी से फ्लो कर जाता है बिकॉज उसकी विस्कोसिटी कम होती है। तो विस्कोसिटी का मतलब ये होता है कि किसी भी फ्लूइड या किसी भी लिक्विड के अंदर जो उसकी लेयर्स होती हैं उन लेयर्स के बीच में जो रेजिस्टिव फोर्स लग रहा होता है, ठीक है, एक तरीके का वो भी क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स ही होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पर है मोस्ट ऑफ द फ्लूइड्स आर नॉट आइडियल वंस एंड ऑफर सम रेजिस्टेंस ऑफ मोशन, द रेजिस्टेंस टू फ्लूइड मोशन इज लाइक एन इंटरनल फ्रिक्शन एनालोगस टू फ्रिक्शन व्हेन अ सॉलिड मूव्स ऑन अ सरफेस।
ठीक है। तो फ्रिक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जब कोई सॉलिड किसी सरफेस के ऊपर मूव करता है तो मैंने आपको बताया था कि सरफेस पे क्या होते हैं आपके क्या होते हैं डिप्रेशंस होते हैं, एंड जो ऑब्जेक्ट उस पे मूव कर रहा होता है उस पे क्या निकले होते हैं, मतलब क्या बोलते हैं प्रोजेक्शंस निकले होते हैं। तो वो जो प्रोजेक्शंस हैं वो डिप्रेशंस में फंसते हैं। इस वजह से क्या होता है, जब हम किसी भी बॉडी को मूव करवाते हैं सरफेस पे तो वहां पे क्या होता है, वो उस मोशन को रोकने की कोशिश करता है, रेजिस्ट करने की कोशिश करता है, एंड उसी को हम क्या बोलते थे, फ्रिक्शन बोलते थे। तो ये जो फ्रिक्शन है हमारा, जो कि हमारे सॉलिड बॉडीज के केस में होता है जब वो किसी सरफेस के ऊपर मूव कर रहे होते हैं, तो उसी तरीके से आपका विस्कोसिटी होता है। ये क्या होते हैं, एक दूसरे के एनालॉगस होता है। ठीक है। तो इट इज कॉल्ड विस्कोसिटी। ठीक है। तो दिस फोर्स एग्जिस्ट व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन लेयर्स ऑफ द लिक्विड। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है, ये जो विस्कस फोर्स होता है ये कब होता है, जब आपका रिलेटिव मोशन होगा किसके बीच में, लेयर्स ऑफ द लिक्विड। ठीक है। यानी कि लेयर एक के ऊपर एक जो है वो मूव कर रही है। सपोज वी कंसीडर अ फ्लूइड लाइक ऑयल enclosed between two glass plates as shown in figure 9.12a. ठीक है। The bottom plate is fixed while the top plate is moved with a constant velocity v relative to the fixed plate. If oil is replaced by honey, a greater force is required to move the plates with the same velocity. ठीक है। तो इसका एक बार फिगर देख लेते हैं, 9.12a में इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है। तो ये वाला इन्होंने फिगर दिया है ये। तो ये आपको इस वाले एग्जांपल से जो है समझाना चाह रहे हैं कि भाई विस्कोसिटी या विस्कस फोर्स होता क्या है। तो ये कह रहे हैं कि भाई एक जो है ये ग्लास प्लेट है। ठीक है। ये क्या है, ये आपकी ग्लास प्लेट 1 है, और ये जो ऊपर की तरफ लगी है ये वाली प्लेट ये आपकी ग्लास प्लेट 2 है। यानी कि आपके पास दो ग्लास प्लेट है। ठीक है। अब ग्लास प्लेट आप ऐसे समझ सकते हो जैसे आपने देखा होगा जो आपकी बायोलॉजी वाली लैब में होती है, वो माइक्रोस्कोप में जो स्लाइड्स होती हैं उसे आप समझ सकते हो कि ग्लास की स्लाइड है। तो वो ग्लास प्लेट है या ग्लास की स्लाइड है। तो ये क्या कर रहे हैं कि इन्होंने एक पहले ग्लास प्लेट 1 ली और उसके ऊपर क्या लगाया, इन्होंने ऑयल लगाया, और ऑयल लगाने के बाद इन्होंने दूसरी वाली जो ग्लास प्लेट थी उसके ऊपर रख दी, और उस ग्लास प्लेट को आगे v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। ठीक है। तो पहली चीज तो इन्होंने ये करी। अब उसके बाद इन्होंने क्या करा कि ये वाली जो नीचे वाली ग्लास प्लेट है इसके ऊपर ऑयल की जगह इन्होंने हनी डाल दिया, और हनी डालने के बाद फिर से दूसरी वाली प्लेट रखी और उसको भी v वेलोसिटी से यहाँ पर मूव करवाने की कोशिश करी। तो यहां पर आप अगर सेम वेलोसिटी का इस्तेमाल करते हो, ठीक है, वेलोसिटी सेम इन बोथ केसेस, यानी कि जब आपने ऑयल डाला तब मान लो कि वेलोसिटी जो आप दे रहे हो ऊपर वाली प्लेट को वो मान लो 2 मीटर पर सेकेंड की है, और जब आप यहाँ पर हनी को डाल रहे हो तब भी आप वेलोसिटी जो दे रहे हो वो कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड है। तो दोनों केसेस में आप ऑब्जर्व ये करोगे कि जब आप हनी डालते हो तो हनी डालने के केस में क्या होगा, आपको यहाँ पर ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है। जिस वजह से आपके पास वो सेम वेलोसिटी आ पाए। तो कहने का मतलब ये है कि हनी जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है उतनी वेलोसिटी गेन करने के लिए, और अगर हम ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कम फोर्स लगाना पड़ रहा है, और अगर आप यहाँ पर वाटर का इस्तेमाल करोगे तो और कम फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो यही था। सपोज वी कंसीडर अ फ्लूइड लाइक ऑयल एनक्लोज बिटवीन द टू ग्लास प्लेट्स एज शोन इन फिगर 9.12a। द बॉटम प्लेट इज फिक्स्ड। तो नीचे वाली को हमने फिक्स कर रखा है। ठीक है। While the top plate is moved with a constant velocity v related to the fixed plate, if oil is replaced by honey, a greater force is required to move the plate with the same velocity. अगर मान लो हम क्या करते हैं, ऑयल की जगह हनी रख दे तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ऊपर वाली प्लेट को सेम वेलोसिटी से मूव करवाने के लिए। Hence we say that honey is more viscous than oil. तो यानी कि हनी क्या कर रहा है, हनी आपके जो मोशन है उसके ऊपर ज्यादा रेजिस्टिव फोर्स लगा रहा है, यानी कि उसको ज्यादा रोकने की कोशिश कर रहा है। तो वो क्या होगा, वो ज्यादा विस्कस हो जाएगा किसके कंपैरिजन में, ऑयल के कंपैरिजन में। ठीक है। तो विस्कस बेसिकली या विस्कोसिटी क्या है, एक रिलेटिव टर्म ही होता है। मतलब अगर हम दो या दो से ज्यादा चीजों को मतलब क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, उनके रेजिस्टिव फोर्स को कंपेयर कर रहे हैं जब उनके ऊपर कुछ मोशन किया जा रहा है, तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, विस्कस फोर्स या विस्कोसिटी बोलते हैं। The fluid in contact with the surface has the same velocity as that of the surfaces. तो देखो ये क्या कह रहा है कि मतलब जैसे ऊपर वाला जो आपकी ग्लास प्लेट है उसकी जो वेलोसिटी है, मान लो हम क्या बोल रहे हैं कि 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है, तो उस ग्लास प्लेट के जस्ट नीचे वाली जो यहाँ पर लेयर होगी, भले ही आप ऑयल ले रहे हो या हनी ले रहे हो, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 2 मीटर पर सेकेंड ही होगी। और जैसे जैसे आप लेयर वाइज नीचे आते रहोगे आपकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। ठीक है। तो इसको भी आप इसी फिगर से समझ सकते हो। तो ये यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है, जैसे हम ऊपर वाली प्लेट को मूव कर रहे हैं एंड इस वाली प्लेट की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड की है। ठीक है। और नीचे वाली प्लेट मैंने बोला कितनी है, इसकी वेलोसिटी 0 है, बिकॉज इसको हमने क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है।
नीचे वाली जो प्लेट है उसको हमने फिक्स कर रखा है, और यहाँ पे बीच में अभी मान लो ऑयल है या हनी है, जो भी चीज आप लेना चाहो। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पे मान लो ये जो आपके ऊपर वाली जो प्लेट है, ऊपर वाली प्लेट के जस्ट नीचे जो यहाँ पर लेयर होगी, जस्ट नीचे जो यहाँ पर ऑयल की लेयर होगी, ठीक है, इस तरीके से अलग अलग लेयर्स को हम मान लेते हैं। ये हमारी जो है अलग अलग लेयर्स है। ठीक है, एक और लेयर मान लेते हैं, ये वाली। ठीक है, तो आप ये समझो कि हमने क्या करा, ये जो फ्लूइड था इसके बीच में, दोनों ग्लास प्लेट के बीच में जो यहाँ पर हमारा क्या था, फ्लूइड था। ठीक है, तो दोनों ग्लास प्लेट के बीच में जो हमारा यहाँ पर फ्लूइड है, तो सबसे ऊपर वाली जो ऊपर वाला जो मतलब ग्लास प्लेट है, तो ग्लास प्लेट हमारी किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, मान लो 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है। और नीचे वाली जो प्लेट है हमारी फिक्स प्लेट, उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 मीटर पर सेकंड है, बिकॉज वो फिक्स है, स्टेशनरी है। तो यहाँ पर ये कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे जैसे आप मतलब यहाँ पर जो सबसे ऊपर वाली प्लेट है, इस प्लेट के कांटेक्ट में, जो डायरेक्टली कांटेक्ट में यहाँ पर जो लेयर होगी फ्लूइड की, जो ये पिंक वाली आपको लेयर दिख रही है, इसकी वेलोसिटी भी लगभग लगभग कितनी होगी, 2 मीटर पर सेकंड की होगी। और इसी तरीके से जो सबसे नीचे वाली आप प्लेट यहाँ पर देख रहे हो, उसके ऊपर जो लेयर होगी, ये जो आपको ग्रीन कलर में दिख रही है, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा, ऊपर से जैसे मान लो हम नीचे की तरफ आते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो अब जो आपको पिंक के नीचे यहाँ पर ये येलो वाली लेयर दिख रही है, इस येलो वाली की जो वेलोसिटी है, मान लो मैं कह देता हूँ कितनी हो गई, 1.8 मीटर पर सेकंड हो गई। उसी तरीके से ये जो आपको ब्लू वाली दिख रही है, इसकी जो वेलोसिटी है मान लो 1.5 मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद मान लो ये ग्रीन वाली है, इसकी मान लो कितनी हो गई, 1.4 मीटर पर सेकंड हो गई। फिर ये ब्राउन वाली आपको यहाँ पर दिख रही है, इसकी मान लो कितनी हो गई, 1.2 मीटर पर सेकंड हो गई। फिर इसकी मान लो यहाँ पर कितनी हो गई, 0.8 हो गई। फिर आपकी इसकी कितनी हो गई, मान लो 0.6 हो गई। और लास्ट में जो ग्रीन वाली है उसकी कितनी होगी, वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरफ मोशन हो रहा होता है, और जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है, मतलब सबसे नीचे वाली जो लेयर होगी जहां पर भी फ्लूइड मूव कर रहा होगा, उसकी सबसे नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी सबसे कम होती है, और जो उसके ऊपर सबसे ऊपर जो लेयर होती है उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो सबसे ऊपर वेलोसिटी लेयर किस लेयर की होगी, जो सबसे ऊपर है, फिर उससे कम उसके नीचे वाली की होगी, फिर उससे कम उसके नीचे वाली होगी, और सबसे नीचे जब आ जाओगे तो उसकी वेलोसिटी बिल्कुल मिनिमम होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हो किस वजह से रहा है ऐसा, हो इसलिए रहा होता है ये, बिकॉज जो सबसे नीचे वाली आप लेयर देखोगे, तो सबसे नीचे वाली लेयर के ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है, वो ऊपर वाली जितनी भी लेयर्स है उनका प्रेशर पड़ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका फोर्स तो इधर की तरफ लग रहा है, लेकिन वो फोर्स इतना ज्यादा सफिशियंट नहीं है कि ऊपर वाले प्रेशर को काउंटर बैलेंस करके कुछ नेट फोर्स यहाँ पर दे पाए, जिस वजह से मान लो कि सबसे नीचे वाले की वेलोसिटी 0 है। अब ये जरूरी भी नहीं है कि सबसे नीचे वाले की हमेशा वेलोसिटी 0 हो, वो हो सकता है कि हल्की फुल्की थोड़ी सी आपको क्वांटिटी दे पॉजिटिव सेंस में। ठीक है, तो ये इसलिए हो रहा है बिकॉज ऊपर वाली लेयर्स का प्रेशर जो पड़ रहा है, उसका जो मतलब नेट प्रेशर जो पड़ रहा है, उसको कैंसिल करने के लिए या उसके अगेंस्ट इतना फोर्स हमारे पास ऊपर वाली लेयर्स की तरफ से नहीं आ पा रहा है, जिस वजह से नीचे की जो लेयर्स होती हैं वो कैसे काम करती हैं, स्टेशनरी लेयर्स की तरह काम करती हैं। और दूसरा कारण ये भी होता है कि जैसे क्या है यहाँ पर आपका जो मतलब ये क्या है, प्रॉपर्टी है फ्लूइड की। ठीक है, जैसे ऊपर वाली जो लेयर है, मान लो ये जो हमने लेयर बनाई थी ऊपर वाली, जो कि ये पिंक वाली लेयर है, ठीक है, तो अब पिंक वाली लेयर के नीचे मान लो यहाँ पर कौन सी लेयर है, येलो वाली लेयर है, फ्लूइड की या लिक्विड की। तो क्या हो रहा होता है, जब ये पिंक वाली लेयर इधर की तरफ मूव कर रही है, मान लो हमारा लिक्विड जो है राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये वाली लेयर जो है आपकी ऊपर वाली, वो राइट डायरेक्शन में मूव करी होगी, तो नीचे वाली जो लेयर है, ठीक है, ये जो आप दो लेयर्स देख रहे हो, ये दो लेयर्स आपकी सॉलिड और सरफेस की तरह काम करते हैं। जैसे कि हमने सॉलिड के फ्रिक्शन में देखा था ना, जैसे मान लो ये मेरे पास एक सरफेस है, तो सरफेस पे मैंने आपको बताया था क्या होता है, छोटे छोटे के डिप्रेशन होते हैं, और इनके ऊपर मान लो मैं किसी सॉलिड बॉडी को मूव कर रहा हूं, तो सॉलिड बॉडी के ऊपर क्या होता है, छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं इस तरीके से, जो इन प्रोजेक्शंस में फंस जाते हैं। तो यहाँ पर भी जब दो लेयर्स को आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, तो ये दो लेयर्स में भी आपको इस तरीके का सेम फिनोमिना दिखेगा, यानी कि जो नीचे वाली लेयर होगी, नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर को पीछे की तरफ खींच रही होगी। ठीक है, इस तरीके से।
तो ऊपर वाली लेयर जो आगे जाना चाहती है, नीचे वाली जो उसकी लेयर होगी वो उसको पीछे की तरफ खींच रही है। इसी पीछे खींचने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर विस्कोसिटी जनरेट होती है। ठीक है। और उसी तरीके से क्या होगा, इसकी जो नेक्स्ट वाली लेयर है यहाँ पे, जो कि हमने ये ब्लू कलर से बनाई थी, ठीक है, तो ब्लू कलर से जो हमने लेयर बनाई होगी, ये ब्लू कलर वाली लेयर जो है वो ये येलो वाली को पीछे खींच रही होगी। लेकिन फिर भी ये क्या है, कुछ ना कुछ यहाँ पर नेट फोर्स है जिसकी वजह से ये आगे मूव कर पा रहे हैं। ठीक है, तो नेट फोर्स होगा किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में आपका वाटर या जो भी लिक्विड है या जो भी फ्लूइड है वो फ्लो हो रहा है। लेकिन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर क्या काम कर रहा होता है, एक रेजिस्टिव फोर्स काम कर रहा होता है, बिकॉज ये फ्लूइड की प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्योंकि ये क्या कर लेते हैं आपस में, आप ऐसा समझ सकते हो कि टेम्परेरी बॉन्ड्स बना लेते हैं या ऐसा कुछ भी बना लेते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या आता है, रेजिस्टिव फोर्स आता है। क्लियर है? तो अब इसको एक बार ऊपर पढ़ लेते हैं जो पैराग्राफ में लिखा था। तो यहाँ पर है, द फ्लूइड इन कांटेक्ट विद द सरफेस हैज द सेम वेलोसिटी एज दैट ऑफ द सरफेसेस। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब देखो वही है। ठीक है, इस लाइन का मतलब क्या है कि जो आपका सरफेस के पास मतलब वेलोसिटी है, ठीक है, विद द सरफेस हैज द सेम वेलोसिटी एज दैट ऑफ द सरफेसेस। यानी कि जो आपने ग्लास प्लेट यहाँ पर ली, ऊपर वाली और नीचे वाली, उनके साथ जो फ्लूइड कांटेक्ट में होगा उनकी भी वेलोसिटी जो है वो सेम होगी। यानी कि ऊपर वाली प्लेट की मान लो 2 मीटर पर सेकंड मानी थी, तो उसके साथ में जो हमारी लेयर है फ्लूइड की, उसकी भी 2 मीटर पर सेकंड होगी। और जो सबसे नीचे वाली जो प्लेट है उसकी मान लो 0 मीटर पर सेकंड है, तो उसके साथ वाली जो उसके जस्ट ऊपर लेयर होगी उसकी भी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड होगी। ठीक है, तो हेंस द लेयर ऑफ द लिक्विड इन कॉन्टेक्ट विद टॉप सर्फेस मूव्स विद वेलोसिटी v। तो कहने का मतलब वही हो गया कि टॉप सरफेस की जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, v, बिकॉज ऊपर वाली जो प्लेट मूव कर रही थी वो हमारी v वेलोसिटी से मूव कर रही थी। ठीक है, तो ये टॉप सरफेस की होगी। एंड द लेयर ऑफ द लिक्विड इन कॉन्टेक्ट विद द फिक्स्ड सरफेस इज स्टेशनरी। ठीक है, तो लेयर जो सबसे नीचे वाली होगी वो भी आपकी कैसी रहेगी, स्टेशनरी रहेगी, क्योंकि हमने नीचे वाली जो लेयर को माना था, कैसा माना था, स्टेशनरी माना था। जिसका मतलब है कि उसकी जो वेलोसिटी वो कितनी थी, 0 थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे, द वेलोसिटीज ऑफ लेयर्स इंक्रीज यूनिफॉर्मली फ्रॉम बॉटम। ठीक है, जीरो वेलोसिटी टू द टॉप लेयर। तो यही चीज मैंने आपको बताई कि भाई नीचे यहाँ पर हमारी जीरो वेलोसिटी थी, लेकिन ऊपर हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी थी। तो नीचे से अगर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो धीरे धीरे लेयर्स आप देखोगे उनकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, या फिर अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो तो वहां पर क्या होगी, वेलोसिटी लेयर्स की कम होती जाएगी। तो फॉर एनी लेयर ऑफ द लिक्विड, इट्स अपर लेयर pulls it forward while the lower layer moves it backward। ठीक है, कहने का मतलब ये है, जैसे हमने ये बीच वाली जो लेयर कंसीडर की थी, ये जो आपको येलो कलर में दिख रही है, तो येलो कलर वाली जो लेयर है, पिंक वाली लेयर उसको आगे की तरफ खींच रही है, और जो इसके नीचे वाली लेयर रहेगी वो उसको पीछे की तरफ खींच रही है। लेकिन अगर ये आगे की तरफ मूव कर रही है, इसका मतलब जो एफ नेट यहाँ पर लग रहा है, नेट फोर्स जो लग रहा है वो राइट डायरेक्शन में लग रहा होगा, जिस वजह से आपकी येलो वाली लेयर भी जो है वो आगे की तरफ मूव कर पा रही है। ठीक है, तो उसके बाद है, फॉर एनी लेयर ऑफ लिक्विड इट्स अपर लेयर पुल्स इट फॉरवर्ड व्हाइल लोअर लेयर पुल्स इट बैकवर्ड, दिस रिजल्ट्स इन फोर्स बिटवीन द लेयर्स। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ फ्लो इज नोन एज लैमिनार फ्लो। तो इस टाइप के फ्लो को हम क्या बोलते हैं, लैमिनार फ्लो बोलते हैं। द लेयर्स ऑफ लिक्विड स्लाइड ओवर वन अनदर एज द पेजेस ऑफ बुक डू व्हेन इट इज प्लेस्ड ऑन अ फ्लैट टेबल एंड हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड टू द टॉप कवर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लिक्विड की जो लेयर है वो एक दूसरे के ऊपर क्या करती है, स्लाइड करती है। ठीक है, और इन्होंने एग्जांपल दिए बुक वाला, तो इसको आप कंपेयर कर सकते हो। अदरवाइज आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से एक के ऊपर एक जो स्लाइड कर रही है लेयर्स। व्हेन अ फ्लूइड इज फ्लोइंग इन अ पाइप और ट्यूब, देन वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड layer along the axis of the tube is maximum and decreases gradually as we move towards the walls where it becomes zero। तो कहने का मतलब है, ठीक है, जैसे सपोज हमारे पास एक पाइप है इस तरीके से, और इस पाइप के अंदर जो है हमारा क्या फ्लो हो रहा है, फ्लूइड फ्लो हो रहा है। तो फ्लूइड यहाँ पर जो फ्लो हो रहा है, तो ये यहाँ पर बोल रहा है कि भाई इसकी जो पाइप की वॉल्स होती हैं, ठीक है, तो पाइप की वॉल्स के साइड में यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, 0। यानी ये लिखा है कि वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड लेयर अलोंग द एक्सिस ऑफ द ट्यूब इज मैक्सिमम। एक्सिस का मतलब है कि ये जो पाइप अगर आप यहाँ पर ले रहे हो, ठीक है, जैसे मान लो आपने ये पाइप कंसिडर किया इस तरीके से, एंड इस पाइप का एक्सिस, एक्सिस मतलब जो बीच में से इसके लाइन पास हो रही होगी। ठीक है, तो बीच में जो एक्सिस यहाँ से पास हो रहा है सिलेंडर के या सिलेंड्रिकल पाइप से, तो इस सिलेंड्रिकल पाइप का जो एक्सिस है यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी होगी यहाँ पर क्या होगी, मैक्सिमम होगी। किसकी वेलोसिटी, फ्लूइड की वेलोसिटी जो इसमें से फ्लो कर रहा होगा। लेकिन क्या होगा कि एक्सिस से जैसे जैसे आप यहाँ पर दूर जाते रहोगे, मान लो मैंने यहाँ पर दूसरी जो लेयर ले ली वो यहाँ पर ले ली, ठीक है, या यहाँ पर ले ली इसके पर, तो इनकी वेलोसिटी कम होगी, और इसका जो सरफेस होगा यानी कि पाइप का जो सरफेस होगा वहां पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 हो जाएगी।
ठीक है, जीरो क्यों जा रही है? क्योंकि पाइप जो है, पाइप का जो सरफेस है वो कैसा स्टेशनरी है। तो पाइप का सरफेस अगर स्टेशनरी है तो उसके साथ जो कांटेक्ट में लेयर आएगी फ्लूइड की, उसकी भी जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, क्योंकि वो भी स्टेशनरी लेयर की तरह काम करेगी। ठीक है, और बीच में यहाँ पर क्या होगा? सबसे ज्यादा फोर्स लग रहा होगा या सबसे ज्यादा यहाँ पर वेलोसिटी होगी। अब वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो सरफेस से ज्यादा दूर है। तो यहाँ पर इसका अगर इसको समराइज करें तो कहने का मतलब ये है कि फ्लूइड कहीं पर भी आपका मूव कर रहा होगा, वो अगर किसी भी स्टेशनरी पार्ट के साथ कांटेक्ट में है तो उसकी वेलोसिटी भी स्टेशनरी होगी, यानी कि जीरो होगी। और जो पार्ट उस स्टेशनरी लेयर से जितना ज्यादा दूर होगा उतनी ज्यादा उसकी वेलोसिटी होगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है। ठीक है, द वेलोसिटी ऑन अ सिलेंड्रिकल सरफेस इन अ ट्यूब इज कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया। और उसके बाद है, ऑन अकाउंट ऑफ दिस मोशन अ पोर्शन ऑफ लिक्विड व्हिच एट सम इंस्टेंट हैज द शेप्स ए बी सी डी टेक द शेप ऑफ ए ई एफ डी आफ्टर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी। ठीक है, during this time interval the liquid has undergone a shear strain of delta x by l since the strain is flowing fluid increases with time continuously. Unlike a solid, here the stress is found experimentally to depend on the rate of। तो यहाँ पर ये इन्होंने कंपेयर किया। ठीक है, इसी वाली फिगर से इन्होंने कंपेयर किया हुआ है जो अभी हमने फिगर देखी थी। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये इन्होंने निकाला है डेल्टा एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो ये इन्होंने कैसे बताया? शेयर स्ट्रेस के कंपैरिजन में बताया कि मान लो फ्लूइड की लेयर पहले यहां पर थी और उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी देर बाद जो है फ्लूइड की लेयर कुछ इस तरीके से मूव कर गई। ठीक है, तो आप देखोगे ये बेसिकली हो क्या रहा है। हम शेयर स्ट्रेस के केस में देखते क्या थे कि भाई हमने मान लो एक सिलेंड्रिकल बॉडी ली और उस सिलेंड्रिकल बॉडी को हमने क्या करा, नीचे से फिक्स कर दिया और ऊपर से क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो इसका क्या होगा, ये शेप जो होगी वो कैसी हो जाएगी, डिफॉर्म हो जाएगी इस तरीके से। इसका जो एक्सेस है वो चेंज हो जाएगा, तो नीचे तो फिक्स ही रहेगा, लेकिन ये जो एक्सेस है वो आपका कुछ इस तरीके से हो गया, ये पहले सीधा था फिर टेढ़ा हो गया। तो वही चीज यहाँ पर भी बता रहे हैं कि भाई ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई कोई भी लेयर है तो उसके ऊपर वाली जो लेयर है वो उसको आगे की तरफ खींच रही है और जो उसके नीचे वाली लेयर है वो उसको पीछे की तरफ खींच रही है। ठीक है, तो जिस वजह से नेट मोशन इस तरीके से आ रहा है तो उसको हम शेयर स्ट्रेस से कंपेयर कर सकते हैं। तो शेयर स्ट्रेस से जब आप कंपेयर करोगे तो डेल्टा एक्स की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, वी डेल्टा टी मिल जाएगी, क्योंकि डेल्टा टी आपका टाइम हो गया। और ये बेसिकली डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वी डेल्टा टी यहाँ पर आया कैसे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाले फॉर्मूले से, यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो गया, स्पीड इनटू टाइम हो गया। स्पीड आपकी वी है और डेल्टा टी टाइम ले रहे हो, तो डेल्टा एक्स आपको इतना मिल जाएगा। और एल जो लेंथ है वो एल लेंथ ये वाली है, ये वाली आपकी एल लेंथ है इसकी। जो फ्लूइड का पूरा सेक्शन है, मतलब जितने हाइट तक जो है फ्लूइड बह रहा है उसको हमने एल कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो उसी के कंपैरिजन में बोल रहे हैं कि भाई टाइम इंटरवल टी में, डेल्टा टी में जो है यहाँ पर जो शेयर स्ट्रेन इसमें आएगा वो आपका डेल्टा एक्स बाय एल के बराबर आएगा, यहाँ पर जो लिखा है। ठीक है, तो बस इन्होंने फिर इसका क्या करा, आपका जो हो गया, मतलब इन्होंने शेयर स्ट्रेन निकाला और शेयर स्ट्रेन को क्या करा, जो टोटल प्रेशर है जो कि आपका वहां पर क्या होता था, स्ट्रेस होता था, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जब आप करते थे तो आपको क्या मिल जाता था, आपको क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मिल जाता था। तो हम उसी कॉन्सेप्ट को जब हम यहाँ पर यूज करेंगे तो हमें जो है विस्कोसिटी का फॉर्मूला मिल जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो इसको देख लो एक बार और उसके बाद फिर मतलब देख लो, जो भी अगर आपको डाउट होता है तो फिर पूछ लो और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको एक बार देख लो। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग 8:20 से कंटिन्यू करते हैं।